तो प्रीवियस क्लास में पोटेंशियोमीटर किए थे और हम लोग पावर डेवलप्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये लास्ट टॉपिक है। देखो, जो DW होता है वर्डन, होता है चार्ज ट्रांसफर DQ इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V। किसी भी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस, रेसिस्टर हो, बैटरी हो, बाद में आप पढ़ोगे कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, जो वर्डन होगा DW वो DQ इंटू V होगा। अब आप रेट ऑफ वर्डन करो तो पावर होगा dW बाई dt बराबर dQ बाई dt इंटू V। So dW by dt is the rate of work done, which is power. ये हो जाएगा I, तो this is V into I. Therefore, the power developed is potential drop into current. So potential drop into current is the power developed. Is the power developed. Rate of work done. अब आपको याद होगा जैसे बैटरी है, तो मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रो कैपेसिटर के चैप्टर में कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यदि पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो बैटरी विल डू पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क का मतलब हुआ एनर्जी सप्लाई करेगा, इसका एब्जॉर्ब, इसका एनर्जी घटेगा। तो पॉजिटिव चार्ज निकलने का मतलब हुआ, पॉजिटिव चार्ज के सेंस में क्या होता है बोलो, करंट I। तो यहां जो वर्डन बताए थे, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो Q इंटू E द वर्डन। तो पॉजिटिव टर्मिनल से जिस नेचर का चार्ज निकलता है बैटरी उसी नेचर का वर्डन करता है, ठीक है। तो बैटरी का ये डिस्चार्जिंग कंडीशन हो गया, बैटरी का ये डिस्चार्जिंग कंडीशन हो गया। तो जो पावर होगा, लिखो पावर, या ऐसे लिखो रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा, इस बार लिखो रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। जब करंट निकलेगा तो बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा बाय सेल, सेल या बैटरी बराबर E इंटू आई। एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सप्लाई करेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है ना, करंट के सेंस में पॉजिटिव चार्ज निकलता है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस नेचर का चार्ज निकलेगा बैटरी उसी नेचर का वर्डन करेगा। तो जब करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो बैटरी पॉजिटिव वर्डन करता है और एनर्जी सप्लाई करता है। सो ये हुआ, इसको कह सकते हो पावर डेवलप्ड बाय बैटरी कह सकते हो। पावर लिखो डेवलप्ड बाय द बैटरी, पावर डेवलप्ड बाय द बैटरी। सो पॉजिटिव पावर डेवलप कर रहा है बैटरी। और यही जब निगेटिव चार्ज निकलेगा तो बैटरी जो है निगेटिव वर्क करेगा, वर्क वाइज बैटरी निगेटिव वर्क करेगा। तो निगेटिव चार्ज निकलने का मतलब हुआ माइनस इधर गया मतलब करंट ऐसे जाना, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो कहेंगे रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सेल। ये खुद ही इसका स्टोर एनर्जी बढ़ेगा। ये चार्जिंग कंडीशन है, बराबर जब एब्जॉर्ब कर दोगे तो माइनस डालने की जरूरत नहीं है, एब्जॉर्ब लिख दोगे। और यदि पावर कहोगे तो कहोगे माइनस EI, निगेटिव पावर डेवलप करेगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल से एब्जॉर्ब शब्द कह दिए, इसीलिए प्लस लिखे। जब कह दिए कि खर्चा है, आमदनी है, पावर डेवलप होगा माइनस EI। सप्लाई न करके एब्जॉर्ब करेगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस नेचर का चार्ज निकलता है बैटरी उसी नेचर का वर्डन करता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस नेचर का वर्क
बैटरी चार्ज निकलता है, पॉजिटिव चार्ज निकलेगा तो करंट वैसे होगा, तो एनर्जी ये सप्लाई करेगा, पावर सप्लाई करेगा, इसमें पावर एब्जॉर्ब करेगा। ये चार्जिंग कंडीशन है। अब ये जो रेसिस्टर है वो हमेशा हीट के रूप में एनर्जी डिसिपेट करता है। वहां चीजें एब्जॉर्ब नहीं होता, सप्लाई नहीं होता, हीट के रूप में हमेशा एनर्जी बर्बाद होता है। तुम्हारे करंट I हो, इसका रेसिस्टेंस R हो और यहां पोटेंशियल ड्रॉप V हो, तो लिखो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड, रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड बराबर V इंटू I। इसको लोग पावर भी कहते हैं, पावर डिसिपेटेड, इसको कहेंगे dH बाई dt। सो dH बाई dt इज VI, V को लिख लेगा कोई I इंटू R, तो दिस इज I स्क्वायर R। दिस इज ऑल्सो द पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड, बर्बाद हो रहा है। यदि अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड निकालोगे तो dH बराबर कोई दोनों में से एक ले लो, I स्क्वायर R dt। इसका इंटीग्रेशन कर दो, H इक्वल्स टू इंटीग्रल I स्क्वायर R dt। दोनों फार्मूला इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये लिखो अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, ये क्या है बच्चों? अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, amount of heat dissipated। amount of heat dissipated। अब लिखो स्पेशल केस, लिखो स्पेशल केस इफ I इज कांस्टेंट, करंट यदि कांस्टेंट हो तो I को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा T। H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा T। H इक्वल्स टू I स्क्वायर R डेल्टा T इज द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड। ठीक है, तो अब आप समझ गए बैटरी कब पॉजिटिव पावर डेवलप करेगा, बैटरी कब निगेटिव पावर डेवलप करेगा, कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कब एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है, रेसिस्टर में लगातार हीट के रूप में एनर्जी डिसिपेट होगा, तो रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड है, ड्रॉप इनटू करंट हमेशा होल्ड करेगा, तो वी आई दैट कैन बी, वी को लिख लेंगे आई आर, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर, वी को आई आर, फिर हीट के रूप में उसको निकाल लिया। अब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ये रेसिस्टर है 10 ओम का, देखो कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट, कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड। 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे लिखो। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड, amount of heat dissipated in 5 minutes या in 10 minutes लिख लो, in 10 minutes। नेक्स्ट लो, ये बैटरी है 10 वोल्ट का, 2 ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है बैटरी का, 8 ओम एक्सटर्नल है। Find energy supplied by the battery in a time interval of 5 minutes and amount of heat dissipated inside the cell, amount of heat dissipated inside the cell
सेल के अंदर and in the external resistor and in the external resistor and in the external resistor एक्सटर्नल रेसिस्टर में भी कितना हीट डिसिपेट हुआ। लिखो करंट डिपेंड्स ऑन टाइम t गिवन बाय I इक्वल्स टू अल्फा t, I इक्वल्स टू अल्फा t। अल्फा कांस्टेंट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड in the time 0 to T0, amount of heat dissipated in the time 0 to T0। Fourth law, if current depends on time t given by I equals to T by 10 ampere, where T is in second, Find the amount of T is in second. Find the amount of heat dissipated in the time interval 0 to 10 minutes. Time interval 0 to 10 minutes. 0 to 10 minutes. पहले इतना करो, वीडियो रोक के इतना करो। पहले वीडियो रोक के पहले इतना करो। वीडियो रोक दो, बेईमानी मत करो, तब करो। बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले, अब सॉल्यूशन देख रहे हैं। मेक श्योर कि तुम वीडियो रोक के कर दिए हो, नहीं किया तो अब फिर से रोक दो। तो इसमें अमाउंट ऑफ कांस्टेंट करंट है, तो H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा T करेंगे, तो I स्क्वायर हो जाएगा 25, R होगा 10, अब मिनट को सेकंड में करना होगा, तो ये 600 हो जाएगा। ये जितना आएगा उतना जूल लिख लेना। इतना कर लोगे, कितना आएगा? ये जगह 25 छक्के 150, 150। तो 3 ठो 0, इतना जूल, 150 किलो जूल हो गया, 150 किलो जूल। ये हो गया। इसमें करंट आएगा, दोनों सीरीज में हो गया, 8 तो 10, 10 में 10 से भागा दो तो 1 एम्पियर का करंट होगा। तो ये जो पावर सप्लाई करेगा, या क्या लिखे हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन 5 मिनट्स। कितना एनर्जी सप्लाई करेगा ये? 5 मिनट में पूछे हैं।
तो पावर हो जाएगा 10 इंटू आई, वी इंटू आई इज 1, तो पावर इंटू टाइम, ये पावर डेवलप हुआ, इज एनर्जी। तो पावर हो गया पोटेंशियल ड्रॉप, इसका ईएमएफ, करंट है 1, और टाइम है 5 मिनट, तो 5 गुना 60, 30, फिर 2 ठो 0, इतना जूल। कोई चाहेगा 4.2 से डिवाइड करके तो कैलोरी में निकाल सकता है, तो 3 किलो जूल। अब देखो 2 ओम में कितना ही डिसिपेट हुआ, अंदर ही बैटरी के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो कुछ अपने ही हीट डिसिपेट होगा, बैटरी गर्म हो जाएगा। तो आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर R2 और 5 मिनट हो गया 5 गुना 60, तो हो गया 30, फिर 2 ठो 0, दस 6 न होगा, 600 होगा, 600 जूल हुआ, ये किलो जूल नहीं हुआ, 0.6 किलो जूल हुआ। और बाहर जो हीट डिसिपेट होगा 1 का स्क्वायर प्लस 8, टाइम है 5 गुना 60, तो 8 5 30, 24, फिर 2 ठो 0, इतना जूल। तो ये 2.4 किलो जूल हो जाएगा, और ये 0.6 हो जाएगा, जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, 2.4 किलो जूल और 0.6 जूल, तो 3 किलो जूल आ जाएगा। तो बाहर इतना ही डिसिपेट हुआ 5 मिनट में, अब बैटरी के अंदर इतना ही डिसिपेट हुआ, बैटरी ने इतना एनर्जी सप्लाई किया 5 मिनट में। तो ये जो एनर्जी सप्लाई किया, कुछ अपने अंदर हीट डिसिपेट हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण, और कुछ बाहर डिसिपेट हुआ। ठीक हो? ये dH/dt होता है I स्क्वायर R, इसलिए H बराबर हो जाएगा इंटीग्रल I स्क्वायर R dt। I है हमारा अल्फा, तो अल्फा टी का होल स्क्वायर इंटू R dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से T0, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर R, इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा T0 Q/3, T स्क्वायर से TQ/3 हो जाएगा। हो गया? मिटा दो। तो वेरिएबल करंट रहेगा तो ऐसे करेंगे, इसलिए अगला में फिर वेरिएबल करंट है, नेक्स्ट में फिर वेरिएबल करंट है, नेक्स्ट में फिर वेरिएबल करंट है। तो H बराबर I स्क्वायर, तो T/10 का होल स्क्वायर, R हो गया 10 dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे मिनट में नहीं, कितना मिनट दिया था 0 to 10 मिनट, सेकंड में यहां पुट करना होगा, तो 10 मिनट होगा 600। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो ये हो जाएगा T स्क्वायर 100 में 10 अपॉन 10, 3 इंटू 10 नहीं अपॉन 10, 110 कट जाएगा, dt इंटीग्रल 0 to 600, हो जाएगा TQ/3, तो 30 हो जाएगा, लिमिट 0 to 600, तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन 30 इंटू
10⁻⁴ करोगे तो 10⁻⁶ जूल। 100 इंटू 100 इंटू 100 6 से करोगे तो ये 5 हो जाएगा। तो 36/5 7.2, 36 में से 5 से भागा दो, इधर ही आएगा 10⁻⁶ जूल। 7.35। Find the power supplied by the battery. Power supplied by the battery. Rate of heat dissipated in the internal resistance. Rate of heat dissipated in the internal resistance. And the rate of heat dissipated in the external resistance. Rate of heat dissipated in the external resistance. External resistance. लिखो, current depends on time t given by I equals to I naught 1 minus t by delta t, where I naught and delta t are constant. I naught and delta t are constant. I naught and delta t are constant. Find the amount of heat dissipated in the time interval t equal to 0 to the time t when current is 0. To the time t, amount of heat dissipated in the time interval t equal to 0 to the time t when current is 0. To the time t when current is 0. When current is 0. वीडियो रोक के करो तो बेईमानी मत करना, खुद से करो। वीडियो रोक के करिए। तो मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले। अब सॉल्यूशन देख रहे हैं, पक्का वीडियो रोक के करना। अब सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इसमें करंट आ जाएगा 2 एम्पियर। अब तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इसका मतलब बैटरी पॉजिटिव पावर डेवलप करेगा। सो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी विल बी 20 इंटू 2 वोल्टेज इंटू करंट।
करंट ऐसे रहता है ये एब्जॉर्व करता है ना, ये करंट निकल रहा है ना तो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो बैटरी पॉजिटिव वर्क करेगा तो पॉजिटिव पावर डेवलप करेगा, तो 40 वाट हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस में जो पावर डेवलप होगा वो आई स्क्वायर इंटू 4 ओम होगा। तो आई है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर गुना 8, तो ये 32 हो जाएगा। आई 2 है ना, आठ नहीं यार, 4 ओम है ना इंटरनल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 वाट। और एक्सटर्नल में हो जाएगा आई स्क्वायर आर करोगे तो 2 स्क्वायर इंटू 6, ये हो जाएगा 24 वाट। इन दोनों को जोड़ोगे तो सप्लाई के बराबर आ जाएगा, 40 वाट आ जाएगा। पहले करंट को जीरो करो, तो करंट को जीरो करके सॉल्व करो तो टी आ जाएगा डेल्टा टी। अब ही डिसिपेटेड निकालना है तो इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी, तो आई नॉट स्क्वायर 1 माइनस टी बाई डेल्टा टी का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर डी टी। इंटीग्रेट करो 0 से डेल्टा टी, यही इंटीग्रेट हो जाएगा। जो उतना नहीं संभाल पाते इसको एक्सपैंड कर लो, तब कर डालो, यू विल गेट योर आंसर। एक्सपैंड करना वैसे सीधे है, आई स्क्वायर आर इंटीग्रल ए स्क्वायर तो 1 ही होगा, बी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस 2ab टी बाई डेल्टा टी सबका डी टी माइनस 2ab 0 से डेल्टा टी। इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ही डिसिपेटेड हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर, इंटीग्रेट करोगे तो टी प्लस टी क्यू बाय 3 डेल्टा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाय डेल्टा टी, 2 कट जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 करोगे ना 2 से 2 कट जाएगा, लिमिट 0 से डेल्टा टी। तो इसको करोगे तो आई नॉट स्क्वायर आर डेल्टा टी तो आएगा ही, फैक्टर देख लो क्या आएगा, यहां से 1 आएगा, कर लेना इसको, यहां से 1/3 आएगा, यहां से -1 आएगा, तो 1/3 आ जाएगा, ये कर लेना इसको। लिमिट पुट कर देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई अंतर है तो चेंज कर दो। ये सेल है, ये एक्सटर्नल रेसिस्टर है। लिखो फाइंड पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, फिर लिखो पावर डिसिपेटेड इन द इनसाइड द सेल, पावर डिसिपेटेड इनसाइड द सेल, डिसिपेटेड है इनसाइड द सेल इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण। फिर लिखो पावर डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल रेसिस्टर, 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 ऐसे ले लो।
लिखो, इफ पावर डेवलप्ड इन द 2 ohm resistor is 12 watt, if power developed in the 2 ohm resistor is, करंट क्या है नहीं मालूम लेकिन करंट है, 2 ohm resistor is 12 watt, then find power developed in the 4 ohm resistor. Power developed in the 4 ohm resistor. वीडियो रोक के करो. Power developed in the 4 ohm resistor. तो इसमें देखो, करंट हो जाएगा E अपॉन R प्लस आर. तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी होगा E इंटू आई, E स्क्वायर R प्लस आर. अंदर जो रेट ऑफ हीट डिसिपेट होगा या पावर डेवलप होगा इनसाइड, जो पावर डिसिपेट होगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू आर. तो हो जाएगा E अपॉन R प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर. और एक्सटर्नल रेसिस्टर में हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर. तो E अपॉन R प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल आर. ये हो गया. इसमें यदि पोटेंशियल ड्रॉप V माने तो इसमें भी V ही होगा. तो जो कि पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में सेम है, इस फॉर्मूले से कर लें तो आसानी होगा, V स्क्वायर बाय आर से. तो पहले वाले में V स्क्वायर बाय 2 का वैल्यू है 12 वाट, इसका अंदर V स्क्वायर हो गया 12 वाट 24. अब V कॉमन होगा, दोनों पैरेलल में है, तो दूसरे में पावर हो जाएगा V स्क्वायर बाय 4. तो V स्क्वायर 24 फुट कर दोगे तो 24 अपॉन 4 हो जाएगा 6 वाट. अच्छा, कोई चाहे तो ये नहीं कि I से नहीं कर सकते हैं, I से भी कर सकते हैं. तो दोनों में करंट अलग अलग होगा, इसमें I ले लो. तो I स्क्वायर इंटू V चूंकि सेम है तो V से आसानी से हुआ, इक्वल टू 12. इसे I स्क्वायर हो जाएगा 6. अब पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में सेम होगा तो इसमें करंट निकाल लेंगे. तो इसमें ड्रॉप होगा 2 इंटू आई. तो जो ड्रॉप 2 इंटू आई होगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो जो ड्रॉप इसमें होगा वही ड्रॉप इसमें होगा. तो ड्रॉप अपॉन रेसिस्टेंस इज करंट. ये हो जाएगा, इसमें करंट आ जाएगा I/2. ड्रॉप सेम है, रेसिस्टेंस डबल हो गया. तो इसमें पावर डेवलप हो जाएगा I/2 का होल स्क्वायर इंटू 4. तो 4 कट जाएगा तो ये I स्क्वायर के बराबर होगा, इसका अंदर 6 वाट हो गया. तो दोनों में से किसी फॉर्मूले से कर सकते हो. ठीक है, V से इसलिए किया कि दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है. आप चाहो तो करंट से भी कर सकते हो. यह है 3 ओम, यह है 6 ओम, यह है 4 ओम. इफ rate of heat dissipated
in 3 ohm resistor is 12 calorie per second, ये भी पावर ही हुआ. Rate of heat dissipated in 3 ohm resistor is 12 calorie per second. Find the rate of heat dissipated in other two resistors separately. Rate of heat dissipated in other two resistors separately. In other two resistors separately. In other two resistors separately. दोनों अलग अलग निकालो. वीडियो रोक के तुरंत कर डालिए. वीडियो रोक दीजिए. मेरे बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले. क्योंकि आगे भी हमको करना है, इसलिए करंट वाला बेहतर होगा. इसमें करंट आई ले लें, इसमें ड्रॉप हो जाएगा 3i. पैरेलल में ड्रॉप सेम होगा, तो जो ड्रॉप इसमें है वही ड्रॉप इसमें होगा. तो इसमें भी ड्रॉप 3i हो जाएगा. तो ड्रॉप अपॉन रेसिस्टेंस, तो करंट आ जाएगा इसमें I/2. तो मेन करंट हो जाएगा 3i/2. अब ऊपर वाले में पावर डेवलप हो जाएगा I² इंटू 3 इक्वल टू 12 कैलोरी पर सेकेंड. इसे I² हो जाएगा 4. अब 6 ओम में होगा I/2 का होल स्क्वायर इंटू 6. I² इंटू 6/4. I² 4 पुट करो तो ये 6 आ जाएगा, कट जाएगा 4 से 4. ये 6 वाट हो गया, या 6 कैलोरी पर सेकेंड हो गया, वाट नहीं. 4 ओम में करे हुए तो 9/4 इंटू 3/2 का स्क्वायर. I² इज 4 इंटू 4. एक 4 कट गया. 36 कैलोरी पर सेकेंड. 36 कैलोरी पर सेकेंड. ये R है, ये 2R है, ये 2R है, ये 6R है. If power developed in the resistor capital R, is 12 watt, then find the power developed in other 3 resistors separately. Power developed in the other 3 resistors separately. In other 3 resistors separately. तीनों रेसिस्टर में अलग अलग पावर डेवलप निकालो. अदर 3 रेसिस्टर सेपरेटली. वीडियो रोक के कर डालिए.
बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले तब सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको। इसमें करंट आई लोगे तो इसमें ड्रॉप होगा IR, तो जो ड्रॉप हो इसमें होगा वही ड्रॉप इसमें होगा। तो ड्रॉप अपॉन रेसिस्टेंस करोगे तो इसमें करंट आएगा। इतना तो तुम सीख गए होगे। दोनों को जोड़ोगे जंक्शन रूल से तो ये हो जाएगा 3I/2। अब इन दोनों का पैरेलल का इक्विवेलेंट निकाल लो, प्रोडक्ट बाय सम, तो 12/8 मीन्स 3/2R। अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, तो करंट है 3I/2, तो जो मेन करंट होगा वही इक्विवेलेंट में जाएगा इनटू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 3R/2, तो ड्रॉप हो जाएगा 9IR/4। इसमें 2R से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 9I/8। इसमें 6R से डिवाइड करोगे तो 9/4 अपॉन 1/6, तो हो जाएगा 3/8। इसका वो 3 टाइम्स होना चाहिए। अब हम लोग पावर निकालने इसमें 2R में, तो I/2 का होल स्क्वायर इंटू 2R, तो I²R इंटू 1/2, ठीक है। तो ये 6 वाट हो जाएगा। अब 2R वाले भी निकालो, तो 9I/8 का होल स्क्वायर इंटू 2R, तो 81 बट 64 इंटू 2 I²R इज 12 वाट। I²R का वैल्यू है 12। इसको निकाल लोगे, थ्री 24 अपॉन 8 वाट। इस तरह उसमें निकाल लोगे। अब 6R में भी इस तरह निकाल लेना, करंट मालूम है। लिखो, when same potential difference is applied, when same potential difference is applied across two different resistors, then they develop power P1, P2. Then they develop power P1 and P2. How much power will they develop? How much power will they develop? If same potential difference is applied after connecting them, टोटल पावर निकालना है जोड़ के। आफ्टर कनेक्टिंग देम, पहला लिखो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। वीडियो रोक के करके दिखाओ।
वीडियो रोक के करके दिखाओ। तो इस तरह है कि केवल R1 है और V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V स्क्वायर बाय R1 इज P1। उसी तरह R2 है और फिर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V स्क्वायर बाय R2 इज P2। अब कहता है दोनों को सीरीज में ले लिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिए पूरे एंड के क्रॉस, तो नेचुरली अब जो पावर होगा वो V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 होगा। अब R1 का वैल्यू वहां से पुट कर लो, वहां से, तो R1 वहां से निकालोगे तो आएगा V स्क्वायर बाय P1। R2 यहां से निकालो तो V स्क्वायर बाय आएगा P2। ऊपर ले जाओ तो ये आएगा P1 P2 बाय P1 प्लस P2। अब जब आप पैरेलल में लोगे और वही पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इक्विवेलेंट निकालने का जरूरत नहीं है, सीधा कॉमन सेंस से है। तो इसको तो V वोल्ट मिला, यदि V वोल्ट मिलेगा तो ये कितना पावर देगा P1। इसको भी V वोल्ट मिला, इसको V वोल्ट मिलेगा तो कितना पावर देगा P2। तो ये हो जाएगा सीधे P1 प्लस P2 बिना मेहनत के। अलग अलग सोच लिए तो अलग अलग, तो इनिशियल जो सेपरेटली था वही रह गया, दोनों को V वोल्ट मिला। लिखो if same potential difference is applied, across two different resistors, then they produce same given amount of heat in the time T1 and T2. How much time will they take to produce same given amount of heat if same potential difference is applied after connecting the resistors? पहला लिखो in series combination, दूसरा लिखो in parallel combination। in series combination, दूसरा लिखो in parallel combination। ये T1 T2 वाला है, इसको करो। अब लिखो prove and remember that
when value of external resistance is equal to internal resistance of the cell, ब्रैकेट में लिखो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर द ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, फॉर द ग्रुप ऑफ सेल्स इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ब्रैकेट में लिखो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। देन द पावर डेवलप्ड इन द एक्सटर्नल रेसिस्टर इज मैक्सिमम, power developed in the external resistor is maximum, and then find this maximum power developed, and then find this maximum power developed, then find this maximum power developed. I also draw the graph of power developed versus external resistance. Power developed versus external resistance. External resistance. करिए जरा, करिए। यदि नहीं लिख पाए हो क्वेश्चन हम रिपीट कर देते हैं। प्रूव एंड रिमेंबर दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल और इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस, ब्रैकेट क्लोज्ड, देन द पावर डेवलप्ड इन द एक्सटर्नल रेसिस्टर इज मैक्सिमम, एंड देन फाइंड दिस मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, and then find this maximum power developed, then find this maximum power developed, find this maximum power developed। इसको करिए, इसको अभी कंप्लीट कर लीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे। एक क्लास ये पावर पे और लगेगा। तो 2 क्वेश्चन दिए थे प्रीवियस क्लास में, उसको डिस्कस कर दिया जाए। एक था कि रेसिस्टर R1 है और उसके अक्रॉस V वोल्ट लगाओ, तो मान लीजिए गिवन H अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट करने में T1 टाइम लगता है, तो पावर इंटू टाइम इज एनर्जी, तो पावर होगा V² बाय R1, टाइम होगा इंटू T1 बराबर H इज द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड। फिर यदि केवल R2 है और सेम वोल्टेज लगाते हो तो फिर उतना ही हीट डेवलप होने में, तो पावर होगा V² बाय R2 इंटू T2, वो भी H है। अब कहता कितना टाइम लगेगा जब दोनों रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ देंगे, उतना ही हीट डेवलप करने में, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे। तो R1 हो गया ये, फिर ये R2 हो गया, और इसके एंड के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस टोटल V लगाओगे, तो पावर हो जाएगा V² बाय R1 प्लस R2 इंटू टाइम T बराबर H। अब हमको T1 निकालना है, तो T1 बराबर हो जाएगा H इंटू R1 प्लस R2 अपॉन V²।
थोड़ा चालाक हो जाओ तो HR1V² होगा ये, दूसरा टर्म होगा HR2V²। अब HR1V² यहां से निकाल के देखो, ये T1 के बराबर आएगा, करके देखो, इसको इधर ले आओ, V² से डिवाइड करो तो देखो तो क्या आया, करो उसको, H इंटू R1/V² हो गया T1, और दूसरा टर्म यहां निकाल के देखो, HR2/V² हो गया T2, ये हो गया T1 प्लस T2, तो टाइम हो गया T1 प्लस T2, तो टाइम सीरीज में आ गया, देख रहे हो। अब यदि पैरेलल लोगे तो पैरेलल में तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट की जरूरत नहीं है। R1 को भी V वोल्ट मिलेगा और R2 को भी V वोल्ट मिलेगा, तो ये पावर होगा V वोल्ट दोनों को मिलेगा, ये हो जाएगा V²/R1 प्लस V²/R2 टोटल पावर इंटू टाइम बराबर H। थोड़ा चालाक हो जाओ, V²/R1 यहां से पुट कर लो, तो V²/R1 यहां से पुट करो तो ये आएगा H/T1, ये आएगा H/T2 बराबर H/T, तो T आ जाएगा T1 T2/T1 प्लस T2। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, टाइम भी सीरीज पैरेलल में आ गया। आना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन दिए थे, सेकंड क्वेश्चन दिए थे, एक तरह से डेरिवेशन भी है ये, EMF ये है, E फिक्स्ड है, स्मॉल r फिक्स्ड है। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आप बदल सकते हो, इसको X ले लो, X नहीं मालूम, कहता है X का कितना वैल्यू होना चाहिए कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस X में पावर डेवलप मैक्सिमम हो, ये दोनों फिक्स हैं। तो इसमें पावर डेवलप मैक्सिमम करना है, बाहर वाले रेसिस्टेंस में, तो X का वैल्यू चूज करना है। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलस से लगाएंगे, पहले करंट निकाल लेंगे, तो I हो जाएगा E/R+X, टोटल रेसिस्टेंस, दोनों एक लूप में घूमेंगे तो सीरीज में आएगा। इसीलिए पावर लिखो, पावर डेवलप्ड इन द एक्सटर्नल रेसिस्टर विल बी, लिखो पावर डेवलप्ड इन एक्सटर्नल रेसिस्टर विल बी power developed in the external resistor will be P equals to I square into R X, ये हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R प्लस X का होल स्क्वायर इंटू X, सो दिस इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन R प्लस X का होल स्क्वायर अपॉन X। तो इसको हम कह दें E स्क्वायर बाय Y, जहां y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R प्लस X का होल स्क्वायर अपॉन X। इसको एक्सपैंड कर लो, यहां y है,
तो होगा आर स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इज एक्स प्लस 2r होगा तो x से डिवाइड हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर लो, x से डिवाइड करो, यही आएगा। अब y यदि मिनिमम होगा तो पावर डेवलप मैक्सिमम होगा। तो लिखो फॉर y टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, y टू बी मिनिमम और मैक्सिमम dy बाय dx बराबर 0। इसलिए dy बाय dx करोगे तो ये x का पावर -1 है, पावर आगे लाओगे, एक पावर घटाओगे तो x का पावर -2 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। x का डेरिवेटिव 1 होगा, ये 0 होगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर दो तो x बराबर आ जाएगा, माइनस नहीं लेना है, r के बराबर। सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस माइनस, इसका मतलब y मिनिमम हुआ। तो x बराबर r जब होगा देन y इज मिनिमम। ठीक है, तो लिखो व्हेन r आ गया ना, तो लिखो फॉर दिस कंडीशन y इज मिनिमम, hence power developed is maximum, and power developed is maximum, and the maximum power developed is, यहां पुट कर दो x का वैल्यू r प्लस r अपॉन r कर दो तो ये आ जाएगा e स्क्वायर बाय 4r। करके देख लो, 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर, एक r कट जाएगा। तो आप क्या देखे कि जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस x इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए और एक से ज्यादा बैटरी होगा तो उसके इक्विवेलेंट के बराबर हो जाए तो एक्सटर्नल रेजिस्टर में पावर डेवलप मैक्सिमम होता है। लिखो हेंस व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल or equivalent internal resistance of the cells, then the power developed is maximum. अब इसका यदि ग्राफ खींचोगे या खींचे होगे पावर और x का, यहां x 0 पुट करो तो x जब 0 पुट करोगे तो पावर डेवलप 0 होगा। इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा तो मैक्सिमा का ग्राफ ऐसे होता है। तो यदि हम ऐसा खींच दें ग्राफ तो ये कह रहा है कि x के फाइनाइट वैल्यू पे ही पावर 0 हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि x के फाइनाइट वैल्यू पे पावर कभी 0 नहीं हो रहा है। पावर तभी 0 होगा जब करंट 0 हो, करंट तभी 0 होगा जब x इनफाइनाइट हो। तो x जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा, तो पावर इसमें 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पावर डेवलप आपने 0 दिखाया यहां, ये फाइनाइट पे 0 ना होकर के इनफाइनाइट पे 0 होगा। अब इनफाइनाइट पे 0 होने के लिए इस कर्व का नेचर कहीं न कहीं बदलेगा, कर्व का नेचर कहीं न कहीं बदलेगा। इसका मतलब ये ऐसे कन्वेक्स है तो अब कहीं न कहीं कनकेव होगा ऐसे, तब x के बहुत लार्ज वैल्यू पे जाके 0 होगा। तो यहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, और जहां कर्व का कन्वेक्स से कनकेव या कन्वेक्स से कन्वेकेव होता है, नेचर बदलता है, वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। यहां सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, सेकंड डेरिवेटिव, यहां सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है, यहां फर्स्ट डेरिवेटिव। ये मैक्सिमम पावर है, यहां x बराबर r है, तो तुरंत नहीं 0 होगा, गलत हो जाएगा। फाइनाइट में 0 हो ही नहीं सकता। कब 0 होगा? जब x फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कर्व कन्वेक्स से हो जाएगा कनकेव। तो ये टेक्निक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस
and maximum possible power developed in the external resistance. Maximum possible power developed in the external resistance. This is 20 volt. This is 2 ohm. And external is not known. ये नहीं मालूम. Next. $12 volt, 6 ohm, 6 volt, 3 ohm. दोनों बैटरी हैं. दिस इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस. ये बस बैटरी हैं दोनों. दिस इज नॉट नोन. सेकेंड. Then we have third, 12 volt, 6 ohm, 3 volt, 3 ohm. Sorry. $3 3 ohm. आगे रहे चाहे पीछे रहे उससे फर्क नहीं पड़ता. वीडियो रोक के तीनों करो. वीडियो रोक के तीनों करो. वीडियो रोक दीजिए. अब बेईमानी मत करिए. वीडियो रोक के कर डालिए. बिना किए सॉल्यूशन में देखिएगा. बच्चे होशियार हैं. वीडियो रोक के कर डाले. तो इसमें ये इसी के बराबर होना चाहिए. इसका वैल्यू होगा 2 ओम. तो करंट हो जाएगा 20/4, 2 2 4, 5 एम्पियर. मैक्सिमम पावर हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 2. इसमें एक्सटर्नल में 50 वाट. इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लोगे. ठीक है. तो ई इक्विवेलेंट
और सेंस दोनों का सेम है, तो दोनों पॉजिटिव सेंस में है, दोनों सेम सेंस में इसमें करंट भेजेगा। तो E इक्विवेलेंट अपन इसका R इक्विवेलेंट 2 होगा, E1 बाय R1 2 हो गया, E2 बाय R2 2 हो गया, 2 2 4 2 8 हो गया। इसके अंदर दोनों मिला के एक सिंगल बैटरी ले लोगे जो 8 वोल्ट का होगा, जिसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस 2 ओम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल भी 2 ओम रखना होगा, और एक्सटर्नल 2 ओम लेंगे तो 2 2 का 4, 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम पावर हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्सटर्नल में इंटू 2, 8 वाट। इसको अभी भी नहीं किए हो तो वीडियो रोक लो और करो, तभी सीखोगे। मिटा दें। अब ये वाला इधर भेजेगा, इधर से भेजेगा तो ये पॉजिटिव इधर से भेजेगा, तो इसको प्लस कह दो तो ये वाला माइनस है। तो देखते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट तो 2 हो जाएगा, E1 बाय R1 तो ये प्लस 2 हो गया, और E2 बाय R2 माइनस हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट हो गया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट। सेंस यही रहा, ये हो गया 2 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका मतलब एक्सटर्नल भी हमको 2 ओम ही रखना पड़ेगा। तो 2 में 4 से डिवाइड करोगे तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम पावर हो जाएगा 0.5 स्क्वायर इंटू 2, 0.5 वाट आ जाएगा, 0.5 वाट आ जाएगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम आता है बल्ब और हीटर वगैरह का। ठीक है, अच्छा, जो फ्यूज वायर होता है उससे सारे करंट पास करते हैं, टोटल करंट पास करता है, समझ ना। तो उसके बाद ब्रांचिंग होती है। तो जो फ्यूज वायर है मेन, उससे इसके बाद ब्रांचिंग होती है। जितने वायर में करंट जाएगा सब जोड़ना पड़ेगा, उतनी इसकी ताकत होनी चाहिए इसको सहने का। तो ये जो बल्ब में फिलामेंट देखते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो रेटिंग लिखा रहता है 100 वाट, 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, जनरली 220 वोल्ट लिखा रहता है या 240 वोल्ट लिखा रहता है। तो ये बल्ब का जो रेटिंग है, ये बेसिकली बल्ब का रेसिस्टेंस देता है। फिलामेंट जो है वो रेसिस्टेंस कब देता है? जब वो जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। मतलब ये जो बल्ब का जो रेसिस्टेंस होता है रूम टेम्परेचर पे काफी कम होगा, लेकिन जब वो ग्लो करेगा उसका टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है अंदर। तो उस समय जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, काफी बढ़ जाती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं है वो रेसिस्टेंस, वो जब बल्ब ग्लो करता है उस टेम्परेचर पे है, उस टेम्परेचर पे है। तो लिखो फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड टू बल्ब एंड हीटर, फॉर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू बल्ब एंड हीटर, द रेटिंग ऑफ द बल्ब, बल्ब के ऊपर जो लिखा रहता है, रेटिंग ऑफ द बल्ब शुड बी फर्स्ट यूज्ड टू फाइंड इट्स रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट।
first should be used to find its resistance of a filament, and then only you should proceed further. और उसके बाद ही तुम आगे बढ़ो, and then only you should proceed further. क्वेश्चन लिखो, find the resistance of the bulb rated as 100 watt 220 volt. Find the resistance of the bulb rated as 100 watt 220 volt. तो पहले बल्ब का या हीटर का जो रेटिंग ऐसे दिया जाएगा उससे फिलामेंट का रेसिस्टेंस निकालेंगे और उसके बाद प्योर रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम उसको समझेंगे, नथिंग एल्स. प्योर रेसिस्टेंस का उसको प्रॉब्लम समझेंगे, नथिंग एल्स. तो हमें पता है, कर लिए होगे, P बराबर वी स्क्वायर बाय आर, इसलिए R इक्वल्स हो गया वी स्क्वायर बाय पी. तो V हो गया हमारा 220 इंटू 220, पावर है 100, 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 484 ओम हो गया, 484 ओम हो गया, 484 ओम. लिखो, ए बल्ब रेटेड एज 100 watt 220 volt is connected across a 110 volt, is connected across a 110 volt source, 110 volt source. Then find the power developed. Then find the power developed. Find the power developed. Second question लिखो, a bulb rated as P0 V0, P0 V0 are connected across the voltage V, V less than V0 है, is connected across the voltage V, V less than V0 है. Then find the power developed. Then find the power developed. फिर लिखो, n identical bulbs each rated as P0 V0 are connected in series across a voltage V0, across a voltage V0. Find the total power developed. 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 लिखो, find the power developed by each bulb separately. 100 watt in the case first and second, 200 volt, 50 watt, 200 वोल्ट, यहां लगाए हैं 200 वोल्ट. फिर है हमारा 100 वाट, 200 वोल्ट, 100 वाट नहीं 50 वाट, ये वाट होना चाहिए, 50 वाट, 200 वोल्ट लगाए हैं इसके क्रॉस 100 वोल्ट. रेटेड वोल्टेज नहीं मिलेगा तो रेटेड पावर भी नहीं मिलेगा. इतना पावर तभी मिलेगा जब इसको इतना 200 वोल्ट मिलेगा, तब वोल्टेज कम मिल रहा है. इसको करके दिखाओ, वीडियो रोक के, जल्दी करो, वीडियो रोको और जल्दी करो.
वीडियो रोक के करिए तब सॉल्यूशन देखिएगा। रोक दीजिए। तो बच्चे होशियार हैं, वीडियो रोक के कर डाले। तो इसमें पहले रेसिस्टेंस निकाले होंगे तो आया होगा 484। तो अब एक्चुअल पावर निकालोगे 110 गुना 110 V² बाय 484। तो यह आया होगा 25 वाट। करके देख लो। इसमें P0 बराबर होगा V0² बाय R। तो R इक्वल्स हो जाएगा V0² बाय P0। तो अब इसमें जो है एक्चुअल पावर होगा V² बाय R। अब R का वैल्यू यहां से पुट कर दो। पुट करो तो यह आ जाएगा V0 अपॉन V का होल स्क्वायर और P0 ऊपर चला जाएगा। तो यही पावर डेवलप हुआ। अब इसका एक बल्ब का रेसिस्टेंस यही होगा। ऐसे ऐसे n बल्ब हैं तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा NR। अब वोल्ट लगाए हो V0 वोल्ट। तो यहां पावर होगा V0² बाय NR और R का वैल्यू यहां से पुट कर दो। या V0² बाय R ऑलरेडी मालूम है P0 के बराबर। तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा P0 बाय N। अभी भी नहीं किया तो उस दोनों को वीडियो रोक के करो। दोनों को वीडियो रोक के करो।